ये अस्सलाम वालेकुम। आ, हम ट्रेनिंग सेशन का स्टार्ट करते हैं। जो लोग जो वर्चुअली कनेक्टेड है उनके लिए दिक्कत ये है कि अपने माइक को ऑफ रखिएगा और किसी भी लोग भेजते हो उसको सबसे पहले चैट पे टाइप कर दीजिएगा। अगर उसको कोई रिस्पॉन्स ना हो तो फिर हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि हम आपके सवाल के जवाब यहीं पे कैटर कर सकें। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है यूएचएससी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, QHSE। ठीक है, आज आप नेट पे सर्च करें, लिंक्डइन पे जाके देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, तो इस वक्त का हाईएस्ट टॉपिक है ये QHSE। और इसके अंदर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम इसकी इंटीग्रेशन पे बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन एक ही सिस्टम में एक ही वक्त रहते हुए हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। अब उस इंटीग्रेशन का टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को मिक्स करेंगे और उसके बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रो है। इटसेल्फ का भी मौजूद हूँ शायद 5 के तौर पे। ट्रेनर हूँ, फ्रीलांस ऑडिटर, ऑडिट्स करता हूँ। अराउंड 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है अराउंड द पाकिस्तान इंडस्ट्रीज का। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं। ट्रेनिंग स्टार सेफ्टी के टॉप टॉप स्टॉक प्रोग्राम्स ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करवाता रहा हूँ। इस वक्त डिग्री के हिसाब से मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ मैंने हमदर्द से एनर्जी डिपार्टमेंट में, और करंटली इनरोल्ड हूँ सोहेल इंटरनेशनल के साथ एज अ जनरल मैनेजर। इम्पोर्टेंट ये है कि कोशिश ये होती है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ और एक्सीलेंस की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, चीजों में अपने आप को इम्प्रूव करें। ये छोटा सा टारगेट है मेरा। सो QHSE इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, QHSE। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे आप देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा QAHSE। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो क्यू डिफाइन कर रहा है क्वालिटी को, क्वालिटी एच एस डिफाइन कर रहा है हेल्थ सेफ्टी को, और एनवायरनमेंट के लिए ई है। इट रिप्रेजेंट है होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये तीन हमारे बेसिक स्टैंडर्ड हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में इस वक्त इम्प्लीमेंट है। किसी जगह एक है, किसी जगह दो है, किसी जगह ये तीनों है, और कहीं कहीं इससे ज्यादा भी है। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड्स की बात करें तो क्वालिटी ISO 9000, हेल्थ एंड सेफ्टी ISO 45000, और इन्वायरमेंट ISO 14000 है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको कहा ना कि इंटीग्रेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। अब एक स्टैंडर्ड को हम एक बार इंप्लीमेंट करें, वो सारी प्रैक्टिस दोबारा से करनी पड़ेगी जो हम दोबारा करेंगे। तो इसी के लिए इंटीग्रेशन का क्या है, कुछ मेन क्लॉजेस ऐसी होती है जो सबके लिए सेम होती है, कुछ डिफरेंस है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस को अलग अलग कैटेगरी किया जाता है, लेकिन जो मेन क्लॉजेस है शुरू 1 to 4 वो क्लॉजेस सबके लिए सेम है। जैसे पॉलिसी है, लीडरशिप कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप है, ये सब के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे स्टैंडर्ड में कहीं कस्टमर फोकस है, तो कहीं हैजर्ड एनालिसिस है, कहीं सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, कहीं लीगल कंप्लायंसेस के फैक्टर पे बहुत ज्यादा बात किया जा रहा होता है। तो वो कुछ चैप्टर्स को अलग कर दिया जाए, तो कुछ क्लॉजेस ऐसी है जो सबके लिए सेम है। तो इसीलिए अब जो है जहां भी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंटली होता ये है कि तमाम चीजों को हम कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं, और एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने में हमें की आसानी ये होती है कि उसकी मदद से हम आराम से चीजों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, अच्छा आज हम आगे जो इसमें बात करेंगे इंडस्ट्री में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे कि ISO 9000 को कैसे करना है, ISO 45000 को कैसे करना है, ISO 14000 को कैसे करना है, इस इम्प्लीमेंटेशन को इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि जो फूड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वही टेक्सटाइल की भी हो, वही लेदर की भी हो, वही फार्मा की भी हो, वही शुगर इंडस्ट्री की भी हो। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स बेसिक रहती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। इंपॉर्टेंटली ये है कि ये जो ISO स्टैंडर्ड होते हैं ये आज की तारीख तक ये वॉलंटरी स्टैंडर्ड है, कहीं भी किसी के ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हमें आपने करवाना ही करवाना है। ये आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आता है, इसको गुड प्रैक्टिस में ले सकते हैं, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस में ले सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड्स ISO से रिलेटेड टिल टू डेट वॉलंटरी है।
ठीक है। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप चैट में करके बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है? यूएचएससी मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर कंप्लायंसेस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने आईएसओ स्टैंडर्ड्स को जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को अपने स्ट्रीमलाइन करना होता है। स्ट्रीमलाइन करने में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आप जब नॉर्मल इंडस्ट्री को रन कर रहे होते हैं तो उसको बाईपास कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को किसी भी आईएसओ के स्टैंडर्ड में कैटर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप अपनी तमाम चीजों को सीधा करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस किसी भी जगह, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये लीगल है और इसको फुलफिल करना मैंडेटरी है। ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन आपकी इंप्रूव होती है। आप अगर 4-5 कंपनी किसी एक बिजनेस के लिए कॉम्पीट कर रही है, उस कंपटीशन में अगर एक चीज ये है कि वो 4 कंपनी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड नहीं है लेकिन आप उसमें से एक स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, तो ये एक आपके लिए मार्केट में क्या होता है, रेपुटेशन इंप्रूव करता है। स्टेक होल्डर के लिए भी एक समझने में आसानी होती है कि जो आप काम कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। स्ट्रीमलाइन होने का फायदा ये है कि आप डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे होंगे, आपकी सारी चीजें कंप्लीट होगी, कोई ग्लिच नहीं होगा। और अगर कोई ग्लिच होगा तो उस ग्लिच को भी कंट्रोल करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म होगा कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये एक पूरा साइकिल बेस होता है, मतलब आप पूरे साल के उसमें जब आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के जरिए तो उसमें आपको पता चलता है कि कहाँ पे गैप है और कैसे उस गैप को फुलफिल करना है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कापा के ऊपर जाते हैं, कापा बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर हमें पता चलता है कि हमारे ये प्रिवेंटिव एक्शंस मिसिंग है। हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी करेक्टिव एक्शन तो ले लिया लेकिन जो प्रिवेंटिव एक्शंस बनाने होते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है। वो लॉन्ग टर्म इसलिए रखते हैं हम कि उस लॉन्ग टर्म के बनाने में हमें कुछ जगहों पे कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है। कहीं हमारे पास कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कहीं लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं हमें पूरा प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है लेकिन ये पार्ट होती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। और यही जो है हमारे साइकिल को, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है जो पीडीसीए साइकिल पर रोटेट होता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है क्योंकि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रही होती है, चीजें चेंज हो रही होती है। आपको जब आइडेंटिफाई होता है कि ये एक गैप सिस्टम में आ रहा है किसी भी तरह से तो आप उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, या उसको आइसोलेट करते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप एक ऐसा रिस्क है जिसके साथ काम करना आपके लिए मैंडेटरी है तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास वहां पे क्या होता है कि आप उस रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के लिए कुछ एडिशनल कंट्रोल्स में आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाते हैं, कुछ इस तरह से पीपीज का प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। इसके अलावा जब आप एनर्जी के हवाले से जाते हैं आईएसओ 14000, तो इस वक्त आपको पता है कि एनर्जी की कॉस्ट अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए तो एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। उस एनर्जी कॉस्ट को हाँ, अच्छा, इस एनर्जी कॉस्ट का मसला क्या है कि अगर आज पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए तो सबसे ज्यादा मसला जो है इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी का है। और वो सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों में, कराची में नहीं है, इसके अलावा भी डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। उसके साथ साथ एनर्जी की कॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर काम करना पड़ रहा है तमाम इंडस्ट्रीज को। तो उसकी वजह से क्या है कि जब हम आईएसओ के 40,000 में काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी अप्रोच तो डेवलप कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी कॉस्ट के ऊपर इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इसका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का पार्ट बन रही होती है। और यही कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हम जब एक साल के बाद बैठ के दोबारा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या चीज इंप्रूव हुई, क्या चीज में हमें और गुंजाइश है करने की, और क्या चीज हमें अब उसको खत्म कर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज टेक्नोलॉजी चेंज होती है। टेक्नोलॉजी चेंज इसलिए हो रही होती है कि जो पहले मोटर्स लगी हुई थी वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, लेकिन अब इफिशिएंट मोटर्स आ गई हैं जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी की सेक्टर में टोटल डिपेंडेंसी पहले गवर्नमेंट की प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पे होता था। आज हम अपने सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर सोलर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है,
बहुत सारी कंपनीज विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सारे रिन्यूएबल कॉस्ट है, रिन्यूएबल सॉल्यूशंस है। जब आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें कॉस्ट के लिए और एफिशिएंसी के लिए करना होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। आ, ये सिर्फ एक ग्लिम्स है। इस वक्त अगर काउंट किया जाए तो जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो कोई एक बंदा किसी भी वक्त नहीं बता सकता है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स को हमने रखा है जिसमें से कुछ आइडेंटिफाइड है, नॉर्मल है, जो बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ इसके अंदर एक दो नए भी हैं। लाइक इसके अंदर क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस जिसको हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ईएनएमएस है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम लोग फूड एसएमएस कहते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें अब आप लोगों ने करना ये है कि वन बाय वन एक एक स्टैंडर्ड्स को लिखना है कि इनके नंबर क्या होते हैं। क्यूएमएस का नंबर क्या होता है आप लोग चैट पे लिखें ताकि हमें पता चले क्यूएमएस का एग्जैक्ट नंबर क्या है आईएसओ का। शहर, हमार, हमजा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों ने 9001 तो लिख दिया, इसके आगे अगर हम आपसे पूछूं एयर क्या है, एयर क्या है इसका, तो एयर बता सकते हैं? यस। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो आईएसओ 9000 का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है आईएसओ 9001 2015। ठीक है, ये इस वक्त का करंट स्टेटस है जिसमें लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह अगर हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वो क्या है, उसका नंबर बताएं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस की बात कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, यस हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई इसका भी? अच्छा जब आप स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें कोशिश क्या करें तो इसको पूरा मेंशन करेंगे, लाइक आईएसओ 14001 2015 16 18 20 25 क्या है, इसको हमेशा जो है स्टैंडर्ड को इस तरह से मेंशन किया जाता है कि जब भी आप लिखते हैं तो हमेशा पूरा लिखते हैं कि आईएसओ 14001 2015। अच्छा अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि तीन स्टैंडर्ड तो मैं आपको खुद बताते हुए आया था। तो एक काम ये करते हैं कि अब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को छोड़ते हैं और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का पूछते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का नंबर किस किस को पता है, वो जरा बताएं। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम किस स्टैंडर्ड पर आता है? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम वो लिखें, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। 50,001। यस बतूल मुतहर, बिल्कुल सही आपका जवाब, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आईएसओ 50,001 कहलाता है, 50,000। अच्छा इसी तरह से एक और है, फूड सेफ्टी भी बहुत कॉमन है, सबको पता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम किन किन को पता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिक्योरिटी, ये जो तीसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आज का बहुत हॉट स्टैंडर्ड है क्योंकि जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं तो इसी तरह ये इंट्रोड्यूस होता जा रहा है ये कोर्स पूरा, और इसके अंदर अब जो है बड़ी इंडस्ट्रीज इसको फॉलो करेंगे। तो इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का नंबर क्या होगा? एनीवन?
I'm using mic. ओके, ISO 27001 पर यस बिल्कुल यही है। ये साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो इस तरह के इश्यूज है, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अब आईटी एक्सपर्ट आ गए, आईटी के लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी मदद से हो ये रहा है कि चीजें इम्प्रूव होती जा रही हैं। अब जब चीजें इम्प्रूव होती है ना, तो वहीं से फिर चीजें ग्लिच में भी आ रही होती है। ग्लिच का क्या पर्पज होता है? ग्लिच का पर्पज ये होता है कि जिस तरह से चीजें बन रही है उसके अंदर ग्लिच आ रहे होते हैं। जो आपको पता है कि आज साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गई है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसके अलावा आपके पास पूरे पूरे कॉल सेंटर्स जो पूरा अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर है, इसी तरह इंडस्ट्रीज जो अपने यूज कर रही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आईएसओ की रिक्वायरमेंट आ रही होती है। अब वो आईएसओ की रिक्वायरमेंट के अंदर क्या चीजें डिस्कस करते हैं हम, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए। तो ये जो सेक्टर है, ये अभी हमारा आज के टॉपिक पे नहीं है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन में जा रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन में ये टॉपिक का पार्ट रहते हैं। इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में शायद ये फूड सेफ्टी और आईएसओ से के सबसे हॉट टॉपिक्स में होगा। अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी इसके ऑडिटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इवन एक ऑडिटर, दो ऑडिटर बैठे हुए, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए, उनसे अगर आप स्केड्यूल लें तो उनको तकरीबन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लग जाता है अपना एक स्केड्यूल देने में। तो इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं। अदर देन इसके नॉर्मल ऑडिटर्स आपको इजली मिल जाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर के जो लोग हैं। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बस इससे ही संभाल लीजिएगा, कुछ चीज हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके अलावा ये एक और है कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल ही नया है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, अब तो हर चीज का स्टैंडर्ड है, मतलब 9,000 से शुरू होता है और वो इतने नंबर्स हैं कि आप अगर एक बंदा याद रखना चाहे, इट्स नियरली इम्पॉसिबल एक अकेले बंदे के लिए सारे स्टैंडर्ड्स के नंबर को याद रखना। तो होता ये कि इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड्स को याद रखते हैं। उसके अंदर कॉमनली ये होता है, जैसे मेरा वास्ता QMS, EMS, SMS, ENMS, CMS, FSMS, ये कोई 6-7 सेक्टर से वास्ता पड़ता है, तो मुझे इसकी सही इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है। इसके अलावा कुछ लोग आईटी से मेरा कोई खास वास्ता नहीं पड़ता, तो मुझे इतना अच्छा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का नहीं है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस का है, ISO 17025 है, ISO 40001 है, जो आजकल GHG के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। 30,000 है, 35,000 है, 32,000 है। ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो आईएसओ की साइट्स पे आप अपने हिसाब से देखते जाएं चीजों को, और यू कैन नेम एनीथिंग, आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। virtually भी जो लोग मौजूद हैं, अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो वो हम आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको एक ये था कि एक आईएमएस का समझाने का इंटेंट ये था कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम भी किसी के साथ भी आपस में लिंक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्यूएमएस सिर्फ ईएमएस के साथ लिंक होगा या सिर्फ एसएमएस के साथ लिंक होगा। ये क्यूएमएस आईएसएमएस के साथ भी लिंक हो सकता है, ये सीएमएस के साथ भी लिंक हो सकता है, ये एफएसएमएस के साथ भी लिंक होता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाएं, बल्कि जो कराची में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत कॉमनली गुजरते में देखते हैं कि रहमत शीरी, सॉरी, कसरे शीरी, कसरे शीरी ने बहुत पहले लेके लगा दिया था ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। कभी जाके आपको अंदर फील आता है कि ये वाकई सर्टिफाइड है? नहीं। क्यों? क्वालिटी के स्टैंडर्ड में मीट किया हुआ उन्होंने, अपने आप को लिखा हुआ है कि हम सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेट भी होगा यकीनन। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, वन थिंग। इसी तरह अगर आप आगा खान लेबोरेटरी में जाए, आगा खान की किसी भी लैब में चले जाए, नॉट नेसेसरी हॉस्पिटल जाए, वहां जाके देखें तो आपको पता चलता है कि वहां वो भी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। वहां जाके फील आता है, आगा खान में जाके फील आता है कि ये वाकई सर्टिफाइड साइट है। लेकिन रहमत रौनक क्या नाम है, कसरे शीरी या असरे शीरी जो भी है, इसको देख के फील नहीं आता। क्यों? सवाल है ना, लिख के लगाया है, लिख के लगाया है। अगर कोई चीज लिख के लगा रहा है, मैंने लिख के लगाया है कि मैं ISO का अप्रूव्ड ऑडिटर हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा। मेरे पास यकीनन कोई ना कोई सपोर्ट एविडेंस होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, दोनों के पास।
ISO 9015 का सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही बात है। अ, वो मिठाई वाले के पास भी है और उस हॉस्पिटल के पास भी, लेकिन उस हॉस्पिटल वाले के पास इसके अलावा डिफरेंट ऐसे अदर स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको बाउंड कर रहा है कि उसको मीट करना है, ठीक है ना, उसको चीजों को लाजमी इंप्लीमेंट करवाना है। लेकिन वो फूड वाले के पास जब आप जाते हैं, हाँ, अगर वो ही ISO 9000 के बाद अगर अपने आप को FSMS में अप्रूव करा ले, तो फिर आपको जाके फील आएगा कि हाँ ये सही है, वो जो आपके हैंडलिंग कर रहा है उसने तमाम चीजों को इंश्योर किया हुआ है, क्वालिटी से रिलेटेड भी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड भी। तो ये जस्ट एक ग्लिम्स था, मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन डेवलप करने के लिए कि देखें लिंकेज किस तरह से बनता है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज के पास चार चार पांच पांच तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब उन चार चार पांच पांच स्टैंडर्ड्स को एक साथ मेंटेन करना आसान है? हर चीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जो आज एक ये कॉमन टर्म है और आज इंडस्ट्रीज इस तरफ जा रही है ना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल आप देखेंगे तो आपको लोग पूछते हैं कि IMS का बंदा चाहिए, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का। वो एक स्टैंडर्ड का नहीं हो, उसको एटलीस्ट दो तीन चार स्टैंडर्ड की ग्रिप हो, पता हो, जानता हो कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन संभालना है। तो इसलिए आज इंडस्ट्री में IMS की बहुत ज्यादा वर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। स्लाइड पे हमने काफी टाइम लगा लिया, एक एक्टिविटी थी लेकिन वो बाद में करेंगे। ये क्या है, तो समझ आ रहा है तस्वीरों को देख के? आप इस तरफ आते, थोड़ा सा इस तरफ आते, लाइट कम करना जरूर भाई, चलिए लाइट आप इस तरफ हो जाए। अच्छा देखिए, ये तस्वीर है, मेरी प्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको लिखा हुआ कहीं कहीं कुछ भी ना मिले, सिर्फ ऐसी तस्वीरें मिले। ये मैंने ऐसी एक अच्छी लग रही थी, दो तीन तस्वीरें मैंने लगा दी। ये इसके पीछे मेरे पास एक लॉजिक भी है, अगर वो लॉजिक आप लोग गेट कर जाए तो, या फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ आइडिया है कि ये क्या है, कुछ भी? अच्छा चलिए, वहां तो लिखा हुआ तो फिर ये क्या है? देखें, हर स्टैंडर्ड की कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या कर रही होती है, प्रेजेंट, उसके की एलिमेंट्स होते हैं। ISO के कुछ मेन सेक्टर्स को आप अलग कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ISO की क्लॉज 1 से लेके 4 तक, वो 9000 हो, वो 14000 हो, वो 45000 वो सब के लिए सेम। लेकिन उसके बाद क्लॉज 5 6 7 8 9 ये डिफरेंस होगी। अब वो डिफरेंस क्या होता है, ये तीन स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस को क्या किया मैंने, सम अप किया है। ठीक है, जैसे आपने इसको कहा कि ये की एलिमेंट्स ऑफ ISO 40000 बने, इसके अंदर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर एनवायरमेंटल पॉलिसी की बात की गई है, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेपरेट बनेगा। लेकिन मैं आपको कहूँ नहीं, मैं QHSE की पॉलिसी लिखवा दूं तो, इंटीग्रेशन पे बात करें ना, तो पॉलिसी इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्कलोड को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ISO 9000 की पॉलिसी लिखना, आप चाहते हैं ISO 45000 की पॉलिसी लिखना, आप चाहते हैं ISO 14000 की पॉलिसी लिखना, या आप चाहते हैं QHSE की पॉलिसी लिखना। एक पॉलिसी, तीन स्टैंडर्ड्स कवर हो गए, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, उसके अंदर एक पॉलिसी में आपका काम हो गया। इसी तरह लेकिन अब आप इसके अंदर अगली बात करें तो प्लानिंग, वो भी सब में होगी। इम्प्लीमेंटेशन का फेज एनवायरमेंट का अलग होगा, कस्टमर का अलग होगा, सेफ्टी का अलग होगा। ISO 9000 पे जो बेस है ना, वो कस्टमर फोकस, उसकी जो बेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कस्टमर 9000 की बेस क्या है, तो उसका सबसे की एलिमेंट है वो क्या है, वो कस्टमर फोकस है। इसी तरह अगर हम बात करें ISO 14000 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, आपकी रेगुलेटरी चीजों को इंप्रूव करना। अगर हम सेफ्टी में आगे बात करें तो सेफ्टी के अंदर जो है वेलबींग, ह्यूमन हेल्थ, और सेफ्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वेलबींग है। एक मिनट, नोट शेयर करने हैं तो वो आपको लूज शीट दे देते हैं भाई, लूज शीट दे दो। एक मिनट, अगर किसी को नोट्स वगैरह लिखने हैं तो आप लोग लूज शीट दे दें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली क्या है, सेफ्टी के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बंदा मर गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, या बंदे की बचाना, बंदे की जान बचाना, अपनी चीजों को वो करना, सिक्योर करना। कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड में ये नहीं होता कि बंदा मर जाए उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
वो तो वैसे भी बेकार हो गया, क्योंकि उस चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो बंदा मौजूद है उसकी वेलबींग पे बात करें। ISO 45000 हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर इसके ऊपर बात करता है कि आप क्या करें, सेफ गार्ड द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। अपने ह्यूमंस के लिए जो हमारी वर्क पावर, मैन पावर इन्वॉल्व है, उसको कितना अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, कितना हेल्दी इन्वायरमेंट में, कितने बेस्ट इन्वायरमेंट में हम उससे रख के काम करवा सकते हैं, कि वो हमारे एक पॉलिसी दी जाती है कि जैसे आप आए हैं सबको देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो इंडस्ट्री का एक क्या मोटिव होना चाहिए कि जैसे आप आए हैं वैसे ही वापस जाएं। जैसे मैं चलता फिरता हेल्दी सुबह आया हूं, मैं वैसे ही चलता फिरता हेल्दी शाम में काम करके वापस जाऊं। ऐसे ही है ना। ISO 45000 की बेस या की एलिमेंट यही है कि आपका क्या है, एम्प्लॉयज की वेलबींग हो, कंट्रोल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, रिस्क कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो। रिस्क कम से कम कब होगा? जब आपने आप एनवायरनमेंट के अपने आपने तमाम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया हुआ होगा, तमाम चीजों को आपने चेक किया हुआ होगा कि इसके रिस्क क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से मिनिमाइज करना है। ये हमारा 45000 का है। इसी तरह 9000 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कस्टमर फोकस, कि कस्टमर आपसे चाहता क्या है। ठीक है ना। 9000 में अगर आपको किसी कस्टमर ने कहा है कि मुझे 2 मिलीग्राम की एक टैबलेट, एक कैप्सूल ऐसे बना के देनी है जो ब्लू कलर में हो, और उसका जो केस हो वो येलो कलर की पैकिंग में हो, और उसमें कोई डिविजन ना हो, तो आप उसको येलो की जगह पिंक टैबलेट दे सकते हैं, वो लेगा। 2 की जगह 2.5 मिलीग्राम लेगा या 1.5 मिलीग्राम लेगा? नहीं लेगा। कस्टमर फोकस क्या कहता है? या इसी तरह चले, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे इस स्वीट्स वाले की। आप इनके पास जाते हैं, आप इनको कहते हैं कि मुझे जो है ना 2 किलो ये वाली मिठाई चाहिए, वो कहते हैं नहीं 2 किलो नहीं है, आप एक काम करें 1.5 किलो ये ले लें, आधा किलो ये ले लें। आप में से कितने लोग हैं जो लेंगे और बाकी लोग मना कर देंगे? लेंगे। वो 1.5 किलो लेंगे और आधा किलो मिक्स कराएंगे, बोलेंगे नहीं, छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल यही होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कि कस्टमर से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो कस्टमर अपनी पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देता है कि नहीं मैं ये पूरा मान ली। यस। जो उसको रिक्वायरमेंट थी, जो उसने चाहिए था, जो उसने मांगा था, वो है ही नहीं, तो वो लेगा? कभी भी नहीं लेगा। तो क्वालिटी के पैरामीटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपने क्वालिटी को मेंटेन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट करना है। आपके कस्टमर ने आपको एक ऑर्डर दिया है कि भाई मुझे ये वाले आइटम्स इतने इतने चाहिए। आप कभी पेप्सी लेने जाओ और आपको बोले नहीं पेप्सी नहीं है आज, ये कोका कोला ले लें। 50% लोग ले लेते हैं और 50% लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा ही है। आप में से कोई है जो कोला यूज करता है, किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक? कौन सी? कोला नेक्स्ट, पाकिस्तानी वर्जन। ठीक है। इससे पहले अगर आज से 6 महीने पहले चले जाए तो क्यों? कोई रीजन? ना ना, उससे पहले की बात करें, उससे पहले की, अभी हम बाइकआउट से थोड़ा सा पहले चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पेप्सी या कोका कोला में से कोई एक लेती हैं, तो आप क्या लेंगी? अभी ज्यादातर पेप्सी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट मुझे पसंद है, उसकी क्वालिटी अब यहाँ मैटर नहीं कर रही, यहाँ आपको उसके टेस्ट पसंद है। लेकिन आप एक उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर के लिए आप एक कस्टमर है, आपने उससे जाके क्या कहा कि भाई मुझे एक क्या दे दो, पेप्सी दे दो, वो आपको पेप्सी ही देगा। वो आपको कोई दूसरी देने की कोशिश करेगा तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। कस्टमर फोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही से निकला है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कस्टमर फोकस है। इसके बाद प्रोसेस रिलेशनशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये एक और टॉपिक है जिसको मैं तीनों से लिंक करते हुए चलता हूँ, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट या स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट, आप फूड से आप लोग सारे,
किसी एक इंडस्ट्री का नाम है। शान। शान क्या बनाता है ये? मसाले, ठीक है, स्पाइसेस। बस यही प्रोडक्ट्स हैं इनकी या और भी कुछ बनाते हैं? ठीक है, अच्छा, शान मसाले। अच्छा, अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि शान मसाले बनाने वाली फैक्ट्री को एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है टिक्का मसाले का। बनाते हैं ना वो? ठीक है, टिक्का मसाला बनाना है। लेकिन टिक्का मसाला बनाने के लिए ऑपरेशन को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो बना लेंगे मसाला? प्रोक्योरमेंट ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, मशीन के ऑपरेटर्स कह रहे हैं नहीं हम नहीं मशीन चलाएंगे, हम नहीं बना रहे, चल जाएगा काम? अच्छा चले, बना भी दिया, सब बना के अब आपके जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कह रहा है वो हम अभी जो है ना मार्केट में बारिशें हैं, स्ट्राइक है, हम इसको सप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या होगा? टास्क कंप्लीट हुआ? क्या जो एंड कंज्यूमर है जो दुकान में जाके बोल रहा है कि भाई मुझे टिक्का मसाला चाहिए, उसको मिला? नहीं मिला। तो इंगेजमेंट जो है वो आपस में इंटर डिपार्टमेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज की जो टीम बाउंडिंग होती है, जो रिलेशन होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा सा रखिएगा। मैं इसको अभी सिर्फ आपके एक आइडिया देके जा रहा हूँ, इसमें मैं आगे आपसे बात करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? मैंने सिर्फ यहाँ पे इस तस्वीरों को लगाने का मकसद सिर्फ एक थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी कि आप हर स्टैंडर्ड के कुछ की एलिमेंट्स अलग हैं, कुछ सेम है, कुछ अलग हैं, ठीक है? ऐसा ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्या है भाई? कुछ समझ आ रहा है? ये मैंने नेट से सर्च किया, QHSC पॉलिसी लिखा, दुनिया भर की पॉलिसीज उठकर आ गई, ठीक है? अब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाने का मकसद क्या है कि ये तीन अलग अलग क्यों है। सेम हो सकती है बट थोड़ा सा सेम कैसे होंगी? आप फूड से हैं, मैं फार्मा से हूँ, ये टेक्सटाइल से है, वो लेदर से है, वो पीछे बैठे हुए सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन सबकी पॉलिसी ये कैसे हो सकती है? वो कंस्ट्रक्शन कंपनी पीछे जो बैठे हुए वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी से सेम हो सकती है? नहीं। एक ऑयल एंड फील्ड गैस की कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनकी QHSE पॉलिसी सेम हो सकती है? क्यों? अभी तो मैंने आपको कहा पीछे स्टैंडर्ड की पॉलिसी सबकी सेम होती है। मेन मोटिव तो सबका सेम होता है ना, क्वालिटी में सेफ्टी में मतलब काम कर रहे हैं, चाहे अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो काम तो एक ही है, चीजें तो एक ही हो सकती है। स्टैंड, अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, उसके कुछ की एलिमेंट्स सबके लिए सेम। हाँ, की एलिमेंट्स होंगे, मैं भी आपको नेक्स्ट उसके डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक रेफरेंस के तौर पे मैंने दो तीन का लगाया हुआ है, दो तीन ये कुछ ग्लोबल पॉलिसीज है। आप पाकिस्तानी की कंपनी की पॉलिसीज देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छी आपको कंपनी की पॉलिसी मिलती है, एक मेटायर ग्रुप है, उसने अपनी पॉलिसी को उर्दू इंग्लिश दोनों में लिख के लगाया हुआ है, नेट पे बहुत गूगल बहुत आराम से अवेलेबल है, लेकिन मैंने वो इंटेंशन ही नहीं उठाया, मैंने दूसरी पॉलिसीज उठाई, और ऐसी पॉलिसीज उठाई जिसको अलग अलग डोमेन में देखो। इन्होंने क्या किया है, कुछ तस्वीरों के साथ लगाया हुआ और उसको पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है? कुछ को इन्होंने वैसे ही रखा हुआ है, कुछ इन दोनों ने अलग अलग लिखा हुआ है, ये एक एल्टन कंपनी है और एक दूसरी बाहर की कंपनी। इन लोगों ने कुछ पॉलिसीज लिखने का तरीकेकार होता है, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो सबके सेम होंगे, लाइक दिस। ये एक ऐसी चीज है। अच्छा, इसी के आगे इसको थोड़ा तवज्जो से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के आगे हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। ये आपकी QHSE पॉलिसी है, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है या होनी चाहिए, ये उस QHSE पॉलिसी के कुछ की फैक्टर्स हैं जिसको आपको समझते हुए अपनी कंपनी का, अब कंपनी कुछ भी हो सकती है, फार्मा भी हो सकती है, फूड भी हो सकती है, आपका अल्लाह भला करे लॉजिस्टिक्स भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ऑयल एंड गैस भी हो सकती है, XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, लेकिन उसको क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स को देखते हुए अपनी पॉलिसी लिखनी है, लाइक comply with all applicable legal and other requirements, comply with all legal and applicable requirements, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। इसकी भी मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके इसको क्लियर करता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं फूड की।
फूड वालों की क्या लॉस की क्या रिक्वायरमेंट होती है? फूड का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, कोई सिंध डिपार्टमेंट में कोई फूड का डिपार्टमेंट है? सिंध फूड अथॉरिटी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। सिंध फूड अथॉरिटी का काम क्या है? वो आती है, इंस्पेक्शन करती है और कोई आपको लाइसेंस परमिट इशू करती है। तो फूड वालों को किसकी रिक्वायरमेंट है लीगल में? फूड डिपार्टमेंट की। अगर फार्मास्यूटिकल की है तो फिर वो किसके लिए, किसके पास जाएंगे? सोएरा कुछ आइडिया है? हाँ, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फार्मास्यूटिकल्स में कोई अथॉरिटी है पाकिस्तान में? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप कहते हैं हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में। ड्रैप कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप। ये फाउंडेशन है पाकिस्तान। ड्रैप सेंट्रल है, मतलब इस्लामाबाद से मॉनिटर होती है, उसके बाद फिर उसके सब डिवीजन है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को किससे परमिशन, किससे अप्रूवल लेनी होगी? ड्रैप से। लेकिन क्या मैं ऑयल एंड गैस कंपनी को भी जरूरत है ड्रैप से लेने की, फूड अथॉरिटी से लेने की? लेकिन इनको सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से अप्रूवल लेनी है। सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से इजाजत लेनी है। या कुछ नहीं, आप कल एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। आप में से कल आप में से किसी के पास ठीक ठाक पैसा आ गया, उसने कहा नहीं मैं अब जो है ना अपनी इंडस्ट्री लॉन्च, अपनी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करूंगा। तो हाउसिंग सोसाइटी जाके किससे अप्रूवल लेगा? देखिए, मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे आपको होगा ये, इससे होगा ये कि आपको लीगल समझने में आसानी होगी। कि जब आप लीगल की तरफ जा रहे हो ना, तो आपका जहन क्लियर होगा कि लीगल हर किसी के लिए अलग है, हर इंडस्ट्री के लीगल की रिक्वायरमेंट्स अलग है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लॉस हैं, आप में से किसी का वास्ता नहीं पड़ा होगा। नहीं पढ़ा ना? कभी नहीं पढ़ा। लैंड डिपार्टमेंट्स के अलग हैं। इवन चले एक और आसान लफ्जों में समझाता हूँ, हम कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में भी डिफरेंट कोर्ट्स है, अलग अलग कोर्ट्स है। क्या करती हैं? ये शरिया कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट है, ये अलग अलग कोर्ट्स होती हैं। कानून तो सबके लिए एक ही है, लेकिन उसका डिवीजन जो है, यस, लैंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी, एलडीए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसने लिखा है? मुताहर। बिल्कुल सही कहा आपने, मुताहर लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडीए जिसको करते हैं। तो आप समझें कि अगर आप अब एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप किसी लैंड अथॉरिटी से, कराची के अंदर बात करेंगे तो केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लाहौर में जाएंगे तो एलडीए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीडीए है इसका, इस्लामाबाद में जाते हैं तो वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अलग अलग है। तो हर इंडस्ट्री को अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को अलग आइडेंटिफाई करना होता है, ये किसी के लिए सेम नहीं। ये किसी एक इंडस्ट्री के दूसरी इंडस्ट्री से वेरी नहीं करता। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ये इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लगा। फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ये कहीं की किसी भी कंपनी की पॉलिसी लिखी जाएगी क्यूएचसी की, उसके अंदर आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एक पॉइंट देना है। ठीक है, कि हम अपने आप को बेहतर से, आसान लफ्जों में जिसको कहते हैं ना, हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एक पॉइंट होता है जो कि आपको पॉलिसी के अंदर देना होता है। देन कम्युनिकेट अवर क्यूएचसी पॉलिसी थ्रू आउट द कंपनी और इंटरेस्टेड पार्टीज। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिफरेंट तरीके से करते हुए देखा है। कुछ कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज को इंटरनेट पे डाला हुआ, चाहिए उसकी कंपनी की वेबसाइट पे डालिए, उनकी पॉलिसी मौजूद है। कुछ कंपनीज में आप जाइए, उनकी गेट के ऊपर एक बड़े से पैनाफ्लेक्स के ऊपर उनकी कंपनी पॉलिसी लिखी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको अपनी क्यूएचएससी पॉलिसी इंटरेस्टेड पार्टीज को शेयर करना है, तो वो कैसे करेंगे? इंटरेस्टेड पार्टीज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। और ये एक ऐसा होता है कि कभी कभी ट्रेनिंग का पूरा एक एक घंटा, जब आपको ट्रेनर्स आईएसओ लीड का कोर्स करवा रहे होते हैं, तो वो एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लगा के आपको इंटरेस्टेड पार्टी समझाते हैं। क्योंकि ये टर्म ऐसी है जिसमें अक्सर सवाल आता है, और वो उस पर जब हम पेपर कर रहे होते हैं, लीड ऑडिटर का कोर्स फिल आउट कर रहे होते हैं, या जब हम अपने आईएसओ के स्टैंडर्ड को किसी इंडस्ट्री के लिए लिख रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के ऊपर।
एक एग्जाम्पल से कर लें, ठीक है। नहीं मुताहिर, मेरा सवाल ये था कि ये तो ठीक है, आपने कम्युनिकेट करने का बता दिया कि वाया ईमेल कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे देखिए, आज तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपनी पॉलिसी को, अपनी कंपनी पॉलिसी को अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए। अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, गूगल पे डाल दिया, और इसका मतलब ये कि वो कॉमन हो गई। मैंने आपको पीछे दिखाया 3 पॉलिसीज मैंने भी उठाई है। इसी तरह आप अभी जिनके पास गूगल चल रहा है उसमें पे गूगल लिखे QHSE पॉलिसी, ISO क्वालिटी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, इतनी आ जाएंगी कि 9 सेकंड्स के अंदर क्या आप परेशान हो जाएंगे इसमें से कौन सा पढ़ूं और कौन सा छोड़ूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको, मैंने यहाँ पे बात की कि कम्युनिकेट इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है? सोहेरा इंटरनेशनल एक ट्रेनिंग फॉर्म है, एक कंसल्टेंसी फॉर्म है। हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकती हैं? जिनके साथ बिल्कुल सही, बाकी आपने कहा कंपनीज, बिल्कुल सही। और एनजीओ इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती है मेरी, एनजीओ। मैंने आपसे सवाल किया, हाँ या ना में बताया, इतना घबरा क्यों रहे आप लोग? हाँ या ना में बताएं, हाँ या ना। नहीं हो सकती। आप भी कह रहे हैं सर नहीं हो सकती, आप भी कह रही हैं नहीं हो सकती, आप लोग हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? हो सकते हैं। ये जो हमारी पीछे की टीम आई हुई है बिल्कुल सही कह रही है, हो सकती है। क्यों? क्योंकि कल मैं किसी एक एनजीओ के साथ जाकर उसको बोलता हूँ भाई आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम आपके पार्टनर बन जाते हैं, आपकी जो ट्रेनिंग है वो हम करवाते हैं। हो गई हमारी इंटरेस्टेड पार्टी, हो गई इंटरेस्टेड पार्टी। भाई मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, WWF पाकिस्तान है, हुनर फाउंडेशन पाकिस्तान है, JDC है, बैतुल है, ये सारे एनजीओ हैं, लाइक इस तरह से काम कर रहे हैं। WWF पाकिस्तान जो है ना एक सेशन करवाता है, वो टेंडर करता है कि भाई हमें ये सेशन कराने इसके लिए हमें इस स्कोप के ट्रेनर चाहिए। मैं समझता हूँ कि यार मैं एज अ सुधीर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से इस तमाम क्राइटेरिया को मीट करता हूँ और मैं अपने टेंडर भर देता हूँ, और कल को मैं उनके प्लेटफॉर्म से ऑडिट ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मैं मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज में वो आ गए ना। तो इंटरेस्टेड पार्टीज का स्कोप हमेशा बड़ा होता है। अब मेरा ये आज ऑफिस है, आप जहाँ बैठे हुए, ये मेरा ऑफिस है, सूर्य इंटरनेशनल का ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके दाएं बाएं वाले मेरे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। सॉरी, ना 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 ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको ट्रिकी सा दिया है ताकि ये पॉलिसी क्लियर हो जाएगी ना, आपको आगे की चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने ये कहा कि ये सूर्य इंटरनेशनल का ऑफिस है, सूर्य इंटरनेशनल के ऑफिस के दो दाएं बाएं के लोग हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना? होंगे। होंगे। इसका स्कोप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप, मैं ये बात करता कि मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा हूं और मैं एक टेक्सटाइल चला रहा हूँ और वो टेक्सटाइल से ये काला धुआं निकलता है, या इसी तरह मैं पीछे जाता हूँ, ये पीछे 4K से आगे जाके पोल्ट्री फार्म है, वहां मैंने एक पोल्ट्री फार्म लगा रखा है, तो उसके दाएं बाएं के लोग मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी तरह मेरी एक्टिविटीज से, बिजनेस एक्टिविटीज से डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ऑफिस है, नहीं होंगे। नहीं। क्लैरिटी, देखिए ये थोड़ा सा जब आप क्लियर हो जाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप, जब भी कभी आप इंटरेस्टेड पार्टीज के सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, आपको बहुत आसानी रहती है, ये आपको थ्रू आउट द काम आएगा। जब भी आप किसी भी तरह के स्टैंडर्ड को लिखने बैठेंगे, आप अपने स्कोप को इस तरह से ब्रॉड रखें कि समझें कि कौन सी चीज किस तरफ जाके आपको हेल्प करेगी। अब एक जगह ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज में सबसे पहले उसके क्या होंगे डिस्टर्ब? नेबर्स। दौड़ 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 करके वो 10 दिन तक ड्रिलिंग हो रही है, तो उसके डिफरेंट होंगे ना। ऑयल एंड रिग्स के लिए तकरीबन 25 किलोमीटर तक के दायरे में जो चीज आ रही होती है, हम लोग SME जब करते हैं, तो सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब हम करते हैं, तो उसके 25 किलोमीटर तक के दायरे को हम स्टडी का पार्ट बनाते हैं। 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम उसके डिस्टेंस का पार्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग होनी है, जमीन को गड़ 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 खोदना है, और दूर तक वो जमीन हिलेगी, एक जहनी अजियत रहेगी। ठीक है, लेकिन एक ऑफिस खोला है, बराबर वाले को शायद उसको पता भी ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, अगर यही मैं कल एक वो ग्राइंडिंग मशीन लगा दूं अपने वो मसाला वसाला बनाने वाली,
थोड़ा बड़ा वाला इंडस्ट्रियल वाला, तो फिर डिस्टर्ब। यस, सो गेट योर पॉइंट। अच्छा, इंश्योर सेफ्टी of associates, subcontractors and those in contact with our work. सब कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं? सब कॉन्ट्रैक्टर एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और एक होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सर सब कॉन्ट्रैक्टर थर्ड पार्टी नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। सोहेरा इंटरनेशनल ने एक XYZ कंपनी को अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है कि वो आएगी और यहाँ की क्लीनिंग करेगी। लाइक साजन एंड को कंपनी है, वो आएगी और यहाँ क्लीनिंग करेगी। सोहेरा का कॉन्ट्रैक्टर कौन है? साजन एंड को। लेकिन साजन एंड को ने किया कि उसने खुद नहीं किया, उसने किसी और को दे दिया। तो अब उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है, साजन की जिम्मेदारी है? साजन की जिम्मेदारी है। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन बनती है, ये हमेशा ऑडिट के अंदर जो ना, आप किसी भी तरह का जब ISO का ऑडिट करा रहे होते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये देता हूं मैं कि आप देखें अगर, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो आपकी सिक्योरिटी यूज करती हैं वो कौन सी यूज करती हैं? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्राउन, जेम्स, AMS, XYZ, 10 तरह की कंपनीज है। वो सिक्योरिटी कंपनीज क्या होती है? थर्ड पार्टी कंपनीज होती है। लेकिन जो कंपनी को हायर कर रही होती है तो वो उसका क्या हो गया? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर ये कहलाता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर विद वर्क attentively establish the highest QHSE standard with customers and suppliers. हाईएस्ट स्टैंडर्ड मतलब जो आज की इंडस्ट्री के जो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसको मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो 2020 में खत्म हो गया उसको अपना पॉलिसी का पार्ट बना रहे हैं। पॉलिसी में आप क्या करेंगे? हमेशा आने वाली आगे की चीजों को, और वो भी बेस्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड को मीट करेंगे, ठीक है ना? मैं ये कहता हूं कि मैं इस ऑफिस को आने वाले 2 सालों में पूरा जो है वो कर दूंगा, ऑटोमेटेड कर दूंगा। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी, यहाँ क्या होंगे? सारे काम करने वाले क्या होंगे? रोबोटिक्स होंगे। तो ये अच्छा है? या मैं कहूंगा नहीं, मैं यहाँ आने वाले 2 सालों में कम से कम 20 अफराद बिठा दूंगा। 20 अफराद बिठाना कौन सा बड़ा चैलेंज है? ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है कि टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, आगे आने वाले दिनों में एडवांसमेंट क्या है, हम किस तरह से इंडस्ट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिस को उठा सकते हैं। होता यह है, अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज विजन 2050 पे काम कर रही है और उसका शॉर्ट टर्म गोल 2030 है। शॉर्ट टर्म गोल 2030 है और लॉन्ग टर्म गोल 2050 है। शॉर्ट टर्म गोल आज क्या चल रहा है? अभी 20, उसका शॉर्ट टर्म क्या है हमारा? 2030। 6 साल हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा क्या है? मतलब आराम से 24-25 साल है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, बट हमारी पॉलिसी, हमारा स्टैंडर्ड इतनी दूर की चीजों को अचीव करने के लिए रखते हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, वो कितने टाइम के लिए बनाती है? इट डिपेंड्स कि पॉलिसी है क्या। फेडरल बना रही है, प्रोविंशियल बना रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये। उसके बाद ट्रेन द स्टाफ इन नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेनिंग किसी भी स्टैंडर्ड का एक बहुत बेसिक और कोर पार्ट। आप जब भी कभी बात करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर, ये एक कोर पार्ट है। आज आप जो लोग यहाँ बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए? ट्रेनिंग, लर्निंग, कुछ न्यू सीखेंगे, कुछ आप सीखेंगे और कुछ हमें सिखाएंगे, ऐसा ही है। अवेयरनेस सेशंस, वेबिनार्स, ये सब किस लिए होते हैं? इवन आज की तारीख में लोग पहले जो है ना दूर जाते थे, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए खर्च करके बाहर भेजती थी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी तो बड़ा कॉमन थी, वो भेज देती थी, चाहिए आप 2 दिन की ट्रेनिंग पे मलेशिया चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए। तो वो क्या होता था पर्पस? स्किल डेवलपमेंट होती थी, अपने स्टैंडर्ड्स को। अब मैं यहाँ पाकिस्तान में, हम यूरो 2 का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। आपका जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो यूरो 2 स्टैंडर्ड का फ्यूल फॉलो हो रहा है। यूरोप यूरो 5 पे चला गया है। तो अब अगर हमें ट्रेनिंग लेनी होगी तो हम क्या पाकिस्तान में लेंगे या यूरोप भेजेंगे? ट्रेन द मैनेजमेंट। हम अपनी मैनेजमेंट को ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे? इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए। या इसके अलावा एक और आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को, एक्सटर्नल ट्रेनर्स को हायर करते हैं।
हमारे भी अलाइन में हम नेक्स्ट वीक अपना एक सेशन एक इंडस्ट्री के साथ करेंगे, उसके बाद हम अपना एक सेशन किसी यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इन हाउस ट्रेनिंग और आउटसोर्स ट्रेनिंग ये दो कॉन्सेप्ट है। तभी इंडस्ट्री ट्रेनर्स को अपने पास खुद रखती है कि भाई आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग करवाते रहे। कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसके लिए एक्सटर्नल ट्रेनर्स को बुलाया जाता है कि वो आए और बात करें और हमारे लोगों को समझाएं। तो ये क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं यूएचएससी पॉलिसी के, लिख लिए होंगे यकीनन आप लोगों ने, ये सबने अपने जहन में कर लिए होंगे। इसमें किसी का कोई सवाल है? किसी के जहन में कोई सवाल है? नहीं? तो फिर वैसे जरा सबको एक एक लूज शीट वाइट वाली जो कंप्यूटर पेपर पे ना, जरा सबको देना, सबको एक एक जरा कंप्यूटर पेपर देना। टीम हम एक एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, जो लोग हमारे साथ virtually कनेक्टेड है वो भी चाहे तो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। साथ रहेगा मैं बताता हूँ। एक एक ब्लू शीट सबको, लाइट्स ऑन करो और एक एक ब्लू शीट सबको। ये तो बिल्कुल डर रही मैं पानी ही पीऊंगा। अब अच्छा, सबके पास ब्लू शीट आ गई है। अब सिर्फ आपने जो एक पॉलिसी लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं लिखनी। किसी भी इंडस्ट्री को आपने फोकस रखना है अपने ध्यान में, और उसके तीन पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है। रेगुलेटरी को, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को, और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट को, या जिसको आपने ट्रेनिंग के हवाले से बात है, उस तीन के हवाले से एक पॉलिसी को ड्राफ्ट करना है। किसी भी इंडस्ट्री को, मैं इंडस्ट्री आप लोग को ओपन कर रहा हूँ, जिसके जहन में जिसको जो इंडस्ट्री पसंद हो, फूड, फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर, यू कैन नेम एनीथिंग। इवन अगर आप चाहें तो एक हॉस्पिटल की पॉलिसी भी लिख सकते हैं कुछ, लेकिन पीएचईसी पॉलिसी लिखनी होगी। और पाकिस्तान के इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी हॉस्पिटल यूएचएससी पॉलिसी पे काम नहीं कर रहा है। सिर्फ आग खाने जिसने क्वालिटी दिया हुआ, और शायद अब वो सेफ्टी को भी अपने यहाँ करवाने जा रहे हैं, बट मैनेजमेंट अभी भी नहीं पा रहा। चले जरा ट्राई तो करें। पॉलिसी स्टेटमेंट लिखनी है, यूएचएससी पॉलिसी लिखनी है। रेगुलेटरी ले लें, ट्रेनिंग्स को ले लें, स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट को ले लें। दो तीन पॉइंट्स को आप लोग अपने अपने ध्यान में लिखें। टीम जो वर्चुअली कनेक्टेड है वो भी जरा अपने पास करें। क्योंकि एक
हम एक्टिविटी की इस तरह से कोई पॉलिसी लिखने की एक्टिविटी करते हैं। आज की तारीख में क्या लगता है आपको, पॉलिसी लिखना कोई मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। जहां हम सॉरी, इस वक्त हाईएस्ट चलेगा ना टेक्नोलॉजी पे, आप एआई के दौर में है, यहाँ एक चीज दो कमांड दें उसको, वो आपको पूरी पॉलिसी लिख के देगा। ऐसे ही आप उसको सिर्फ बताएं कि क्यूएचएससी पॉलिसी लिखनी है एक फार्मा इंडस्ट्री के लिए, आपकी सोच से ज्यादा परफेक्ट लिख के देगा। लेकिन लेकिन एक मसला है, मशीन का लिखा हुआ और इंसान का लिखा हुआ बहुत डिफरेंस होता है, ये बात हम लोग मानते हैं। मशीन का लिखा हुआ वो मशीन ही होती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। हम लोग कभी कभी ईमेल्स पढ़ते हैं, तो जिस ईमेल के शुरू लिखा हुआ ना होप यू आर डूइंग गुड वेल या होप यू आर डूइंग वेल, तो इसका मतलब ये कि ये ईमेल किसने लिखा है? एआई ने लिखा है। ये कॉमन स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम इस पे डिबेट बाद में करेंगे आप और मैं, लेकिन इसी की जगह लिखा हुआ हो गुड डे, लाइक मी, मैं नॉर्मली लिखता हूँ गुड डे, हेलो सर, डियर मैडम, एक्स वाई जी, जिसका भी नाम है, उसके बाद ग्रीटिंग्स के तौर पे गुड डे लिखता हूँ। तो ये ह्यूमन अप्रोच है। इसी तरह हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है ईमेल लिखने का, वो कुछ भी कर ले। आप इसको ऑन कर दिया, मैं ऑनलाइन को भी ऑन कर दिया, अच्छा कुछ भी कर ले, वो ह्यूमन की उस साइकी को नहीं कर सकते। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। चले खैर, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा लगा? एक्टिविटी जरूरी है, अभी आगे एक दो और करते हैं। यार लाइट्स ऑफ कीजिएगा, ये वाली लाइट ऑफ कीजिएगा। क्या लग रहा है? अच्छा, मैं ना टॉपिक ना मेरे उसमें हेडिंग होती है, ना मैं बहुत ज्यादा मटेरियल भर भर के लिखता हूँ। जो बात होती है वो मैं खुद कर रहा हूँ। इस तस्वीर से क्या समझ में आ रहा है? कभी ऐसे किया किसी के साथ? इसको हाई फाई कहते हैं या हाई फाई के एडवांस फॉर्म है ये? सॉरी, फिस्ट बॉल, ठीक है गुड। ये क्या है? यहाँ पे हमने क्या बताने की कोशिश की है? लीडरशिप कमिटमेंट, जो आपकी पॉलिसी का या किसी भी आईएसओ स्टैंडर्ड का एक सबसे की एलिमेंट है। मैं आज आपको क्लॉज वाइज ही समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्लॉज वाइज तो आप किसी भी नेट पे किसी भी वक्त पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। मैं आज उसकी बेसिक्स को और किस तरह से उसको अचीव करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। लीडरशिप कमिटमेंट is one of the key factor for any ISO implementation. क्यों? किसी भी कंपनी के अगर लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं है तो आप क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरी कंपनी उसको कहती है कि आपने इस स्टैंडर्ड को मीट करना है। ये लीडरशिप की कमिटमेंट क्या होगी, नीचे कन्वर्ट होगी। मोबाइल फोन अगर कोई यूज करे तो जरा साइलेंट। किसी भी इंडस्ट्री में जब लीडरशिप की कमिटमेंट आती है वो क्या होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लीडरशिप अगर कमिटेड होगी तो आगे चीजें एग्जीक्यूशन होगी। अगर लीडरशिप कमिटेड नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, मैंने आपको कहा आप कुछ भी कर लें, आप उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? लीडरशिप नहीं, कमी है, नहीं समझती आपकी चीजों को, कि आप जो जिस स्टैंडर्ड्स को मीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ नहीं आती। तो क्या चीज को इम्प्लीमेंट हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं। यस, एक बुनियाद है, एक बिल्डिंग की बुनियाद डाल रहे हैं, अगर बुनियाद ही कमजोर है तो आगे बिल्डिंग खड़ी होगी? नहीं होगी। तो सेम लाइक बिल्डिंग पिलर्स हैं, अगर लीडरशिप की जो कमिटमेंट है वो बिल्डिंग पिलर्स के काम करती है, कि जितना पिलर स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो कमिटेड होंगे, उतना वो चीजें नीचे कम्युनिकेट होंगी। अब होता क्या है कि कंपनी में एक स्टैंडर्ड के तौर पे एक लीडरशिप की मीटिंग हुई, टॉप लेवल की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम अगले 2 साल के अंदर अपनी कंपनी को ISO 45001 2015 पे सर्टिफाइड करा लेंगे। ठीक है, 4 लोगों ने बैठ के डिसाइड किया और वो बात वहीं खत्म हो गई। 2 साल के बाद ISO सर्टिफाइड हो जाएगी कंपनी?
क्यों लीडर्स ने डिसाइड किया, कंपनी के डायरेक्टर ने कहा है कि हो जाएगा, तो क्यों नहीं हो रहा? जब तक आप उस इम्प्लीमेंटेशन को डाउन द लाइन नहीं लेकर आएंगे, रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? अब पता चलता है कि मैंने कंपनी के डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर को कहा कि भाई हम ISO 45000 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको करेंगे। जनरल मैनेजर ने कह दिया सर नहीं हो सकता, तो काम होगा या नहीं होगा? लीडर कमिटेड है, लीडरशिप कमिटेड है, कंपनी का डायरेक्टर कह रहा है कि नहीं हमें ISO 45000 कराना है, तो इसलिए हम कह रहे हैं नहीं सर हो नहीं सकता, क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कंपनी का ऑनर तो कह रहा है होगा, ठीक है। यही यही लीडरशिप को भी थोड़ा सा जो है ना, हम लोग क्या पता है क्या है, एक सिलसिला है कि हम कंपनी के ऑनर्स को लीडर समझते हैं। समहाउ टेक्निकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के लीडर्स होते हैं, लेकिन एक लीडरशिप का जो विजन होता है, लीडर्स का एक विजन होता है, मैनेजर्स का एक विजन होता है। तो हर बंदा मैनेजर नहीं बनता, या हर बंदा अच्छा मैनेजर नहीं बनता, इसी तरह हर बंदा लीडर नहीं होता, हर बंदा अच्छा लीडर नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सरफराज अहमद अच्छा कप्तान नहीं था, सरफराज अहमद अच्छा कप्तान नहीं था, बाबर आजम अच्छा कप्तान है। हम बैठे हुए 3 6 लोग 7 8 लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, मेरा इस पॉइंट से एग्री नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं था, सरफराज अच्छा कप्तान था। डिसीजंस, उसके डिसीजंस, उसकी प्रोग्रेस यहां से डिफाइन होता है ना। इसी तरह अगर कंपनी के लीडर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि भाई मुझे ISO करवाना है, अब वो कहते हैं जनरल मैनेजर नहीं कह सकता, तो क्या लीडर उसके पास में नहीं कि बोले अच्छा भाई ठीक है तुम आ जाओ, दूसरा बंदा लाके बिठा दूंगा मैं। रिसोर्स चाहिए ना, मैं दूंगा, पैसे खर्च करने हैं, इक्विपमेंट लाना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो भी चाहिए मैं दूंगा, अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी को वाइस वर्सा कर लें, समझने के लिए जस्ट वाइस वर्सा कर लें कि कंपनी का मैनेजर, जनरल मैनेजर सर हमें कराना है, कंपनी का लीडर कह रहे हैं छोड़ खर्चा क्या करने को, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां से आपको रिसोर्स मिल रहे हैं वो जगह अग्री नहीं है। मैं एग्री हूं, लेकिन मेरे बॉस एग्री नहीं है, लेकिन बॉस एग्री है, मैं एग्री नहीं हूं, तब हो जाएगा। क्योंकि बॉस के लिए क्या मसला है, मुझको हटने की किसी भी दूसरे बंदे को बिठा देंगे, मुझको रखते हुए 2 और बंदे लाके बिठा देंगे और बोलेंगे बहुत ठीक है तुम अपना काम करो, वो 2 अपना काम करेंगे। तो लीडरशिप के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए जरूरी है कि उनकी एक तो कमिटमेंट, उसके बाद मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम। एग्जीक्यूशन में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको पता है क्यों जैसी पॉलिसी साइन कौन करता है? कौन करता होगा आपके ख्याल में? इफ्रा, यूएचएससी पॉलिसी कौन साइन करता होगा? है यूजी करवा ले, ऑनर होगा, लीडर होगा, या जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, हाईएस्ट अथॉरिटी। इसको हम आसान लफ्जों में कह लेते हैं, ना हम ऑनर कहते हैं ना हम उसको कुछ कहते हैं, हम कहते हैं कंपनी की हाईएस्ट अथॉरिटी जो होगी वो उसको साइन करेगी। जब वो साइन करेगी तो इसका मतलब ये है कि वो कमिटेड है, वो एग्रीड है। अब चीजें नीचे डाउन द लाइन शिफ्ट होंगी, ट्रांसफर होंगी, एग्री होंगे काम करने के लिए। यहां तक क्लियर है? A culture of safety and quality must be fostered throughout the organization। कल एक कंपनी के एमडी से के साथ वॉक की, हम लोग इसको गैम्बा वॉक कहते हैं, गैम्बा वॉक कहते हैं, ये टर्म है। ये जब आप लीन सिक्स सिग्मा पढ़ रहे होते हैं तब उसमें पता चलता है कि गैम्बा वॉक कहते हैं। गैम्बा वॉक का क्या मतलब है? दूसरी साइड वॉक करना, साइड। अब लेकिन वही वाली बात है ना, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंट है। आप साइड वॉक कर सकते, आपको सामने वाला बंदा दिख रहा है एडवांस की। अब ये क्या है, हमने कल गैम्बा की थी और गैम्बा के दौरान हमें जो है ना ये 4 पॉइंट्स मिले, तो ऐसे पोलैरिटी था, अच्छा गैम्बा वॉक, तो ये डिफरेंस होता है। तो हमने जब एक एमडी के साथ गैम्बा वॉक की तो हमें अंदाजा हुआ कि वो कंपनी का जो एमडी है वो बहुत कमिटेड है सेफ्टी की तरफ। उसने 2 लोगों को देखा, उसने कहा कि यार देखिए इन लोगों के सेफ्टी शूज ठीक नहीं है, इन लोगों ने वेस्ट सही नहीं पहनी, आप इनकी चेंज कराएं। इसका मतलब ये कि उसका विजन क्या है, सेफ्टी की तरफ है, सेफ्टी की तरफ उसका विजन है। अगर वो गुजरते वैसे ही देखता और उसने ये देखा होगा
कि यार ये सामान पड़ा हुआ है, ये जाया कर रहे हो, वो जाया कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि उसका कंसर्न किस तरफ है, रिसोर्सेज की तरफ है। एक विजनरी लीडर की, तो एक हम कहते हैं ना विजन लीडर्स की बहुत ब्रॉड टर्म है। हम इसको इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते हैं कि आप लीडर हर कोई नहीं होता, मैनेजर बहुत सारे लोग बन जाते हैं। मैनेजर हर कोई अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ता है, एक्सपीरियंस से मैनेजर बन जाता है, लेकिन वही मैनेजर लीडर बनता है या नहीं बनता, ये डिपेंड करता है उसकी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, लीडरशिप के ऊपर हम इतनी बात करेंगे, लीडरशिप कमिटमेंट जरूरी होती है। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी आईएसओ स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर जो इम्प्लीमेंटर है उसके अंदर कमिटमेंट लीडरशिप की होगी तो हम एक सारा काम आगे बढ़ा सकेंगे, नहीं तो वो काम वही फंसा रहेगा। ठीक है, अच्छा अब, अच्छा मैं आपको जो ना जिन जिन चैप्टर से रिलेटेड आते जाएंगे उसका बात करता रहूंगा। लीडरशिप कमिटमेंट तीनों स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट, तीनों के अंदर जरूरी था, तीनों के अंदर आप बात करिए। अब ये इसके अंदर रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ये भी देख ले, इससे भी हो सकता है हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करें, क्योंकि जो फिजिकल सेशंस होते हैं उसमें हम एक्टिविटी पे इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी यही से निकलती है। बोल बोल के सुन सुन के चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है, जब तक आप हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की बेस पे आप पूरा रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। इवन कि अब जो इंडस्ट्रीज है जो भी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है तो हमें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करना होता है। अब मैं उसके रिस्क असेसमेंट को बता देता हूं। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, प्लीज इसको साइलेंट करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो क्या कहलाएगा, हिरा, HIR है, हिरा, HIR है, हिरा। देखिए ये इंडस्ट्रीज की टर्म्स होती हैं, हम लोग हर चीज को इतने हैजर्ड, अब इसके हेरा की फुल फॉर्म क्या है, हेल्थ आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, सॉरी हेल्थ भी नहीं, हैजर्ड, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड आइडेंटिफाई करना है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ये सेफ्टी वाले जो भी होते हैं उनका सबसे बेसिक पार्ट होता है, इवन इंटरव्यू में भी कभी कभी कहा जाता है कि इस एरिया की हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करें, रिस्क असेसमेंट करें। तो रिस्क असेसमेंट के लिए क्या होता है, ये एक प्रोपोर्शनल बनता है, इसको बाकायदा नंबर्स की मदद से भी किया जा सकता है, इसको नंबर भी दिया जाता है 1 2 3 4, ठीक है ना, फिर ये 0 1 2 इस तरह से ये पूरा ग्राफ की सूरत में बनता है। मार्कर की मिल सकता है, वेरी अनलाइकली लो, इसको 0 कर दूं मैं, वेरी अनलाइकली और लो 0, अनलाइकली और लो, इसको क्या करूं 0, पॉसिबल, लाइकली, वेरी लाइकली। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, कहीं भी इसको सेम एज मत दीजिएगा। ये रिस्क मैट्रिक्स ऐसे ही होता है, उसकी कैलकुलेशन हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा होता है। ठीक है, लो, लो, मीडियम, मीडियम और मीडियम, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बढ़ेगा जब इसका लाइवलीहुड का नेग्लिजेंस बन रही है 0, लेकिन अगर यहाँ पे ये 6 आ रहा है, अगर हम इसको अब इस तरह से करें तो ये सॉरी मैं बता दूं, ठीक है। लेकिन रिस्क मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, रिस्क मैट्रिक्स को आप किसी भी चीज को रिस्क निकालेंगे तो उस रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, वो रिस्क डिफाइन करने के लिए हम मैथ्स की मदद देते हैं। इस मैट्रिक्स को नंबर्स में डिवाइड कर लिया जाता है, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लाइवलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी इज इक्वल टू रिस्क लेवल। रिस्क लेवल किससे निकलता है, लाइवलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी इज इक्वल टू रिस्क लेवल। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लाइवलीहुड 2 था और उसकी सिवियरिटी 3 थी, तो क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू
6। इसका मतलब ये कि कोई चीज ऐसी है जिसका प्लीज 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 बाहर हटिए। होता ये है कि हम इसको नंबर्स में डिवाइड करते हैं, नंबर्स देते हैं, ये नंबर्स में डिवाइड होता है। अब इसको क्या होता है, मैंने कहा था लो को जीरो रखते हैं, इस तरह से कर लेंगे, लो सारे लो जीरो कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली लो मीडियम को 1 दे दें, मीडियम को 2 दे दें, मीडियम को 3 दे दें, सॉरी मीडियम हाई को 3 दे दें, और हाई को 4 दे दें। ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि इसको हर बंदा, मैंने कहा ना इंडस्ट्री में हर बंदा अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए क्या कर लिया, इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया कि लो को 0, लो मीडियम को 1, मीडियम को 2, मीडियम हाई को 3 और हाई को 4। अब आप इसको क्या करें, लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करें सिवियरिटी से। ये लाइक्लीहुड है, ये सिवियरिटी है। यहां से आपने लिया लो मीडियम, और इस रॉ से क्या लिया, लाइकली लो मीडियम, और उसकी सिवियरिटी ले ली आपने, क्या लिया, सिग्निफिकेंट। तो वो क्या होगा, 1 × 4। अब यहाँ पे ये आपको 4 इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि आपने अपने रिस्क मैट्रिक्स में डिफाइन करना है कि अगर 4 आता है रिस्क तो वो क्या होगा। अब अगर यहाँ पे हम ये 4 दे रहे हैं तो ये 4 क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंट है या मीडियम हाई है। अब हमें इसके ऊपर क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा, एक्शन लेना होगा, नहीं लेना होगा। बेसिकली यहाँ से जो ये जो ऑरेंज और रेड सेक्शन है ना, ये हमारा सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है। वो आप हर जगह आइडेंटिफिकेशन कर लो, जिसको मैंने आपको कहा हेरा, ठीक है। ये हेरा बनता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, ये 45,000 की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, QRM कर रहे हैं, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट निकाल रहे हैं, क्वालिटी रिस्क निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला यही रख के आप करेंगे। लेकिन ये किसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगा, 9,000 की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बट अगर आप एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो वहां जो टर्म है वो वहां क्या कहलाती है, इम्पैक्ट एस्पेक्ट असेसमेंट। कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सा आराम से ओवरऑल पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, चीज सबने क्या करना है, यही आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी हर जगह चेंज होती जा रही है। आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, अब वो एनवायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है, वो क्वालिटी रिस्क भी हो सकता है, और वो सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है। मैंने आपको तीनों का बता दिया। तीनों के लिए आपने क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अलग अलग नाम से करेंगे, लेकिन रिस्क मैट्रिक्स को इसी तरह से रखेंगे। वन ऑफ द कॉमन रिस्क मैट्रिक्स एग्जाम्पल ये है, और सबसे आसान भी यही है। इसको अगर आप कलर कोडेड के इसमें यूज करना चाहें तो आप कलर कोडिंग में भी यूज कर सकते हैं, या हम लोगों ने, मैं चूंकि थोड़ा सा मुझे कलर की मुश्किल होती है तो मैं इसको नंबर्स में इस तरह से डिवाइड करके नंबर से देता हूँ। लेकिन ये एक आसान सी example है जिसके अंदर आप लोग उसको यूज करते हैं और ऐसे 3 घंटे गए। सारी चीजों को करते हैं। कोई मैसेज तो नहीं है? ठीक है, इसमें कोई क्लैरिटी, कोई सवाल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, क्योंकि अब ये हर किसी स्टैंडर्ड का, जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हो तो आपको रिस्क असेसमेंट करना होता है। मैंने आपको बता दिया, वो क्वालिटी रिस्क असेसमेंट भी हो सकता है, सेफ्टी रिस्क असेसमेंट भी हो सकता है, और वो एनवायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है। यहाँ पे एक रिस्क बता सकता है किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से, कोई एक रिस्क तो क्वेश्चन रिपीट करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ इन 3 स्टैंडर्ड्स की बात की, तो 3 स्टैंडर्ड में से कोई एक रिस्क आप लोगों को यहाँ इस रूम में बैठे हुए समझ में आ रहा है? कोई एक रिस्क आइडेंटिफाई करें अगर इस रूम में बैठे, क्या होगा? सोचें, देखें, फिर देखें।
इंटरव्यू वर्क मैं आपको बताया ना, सबसे आसान इंटरव्यू वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अच्छा, आप सेफ्टी के असेस करें, इस में 2 रिस्क बताएं। हम लेते हैं ना, हम भी इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो हमें पता है, बता रहा था। तो वो कैसे ही कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप जरा अपने रूम का असेस करें और इसमें से कोई एक क्वालिटी रिस्क बताएं, सेफ्टी रिस्क बता दे, एनवायरमेंटल रिस्क बता दे, कुछ तो बता दे। अब फूड का मैं नहीं पूछ रहा। एक मिनट, इसी को हम जस्टिफाई करते हैं ना, इसको हम क्या किस चीज पर डालते हैं? रिस्क है, क्वालिटी का रिस्क है, और वो रिस्क अगर आसान लफ्जों में कहूं तो क्या है, ये विजन का ब्लर कर रहा है। आपका जो सी है वो क्या हो रहा है, ब्लर। तो ये क्वालिटीज में अगर आप कोई चीज आपको क्लियर सही नजर ही नहीं आ रही, आप उसको सही एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सोहेल, थैंक यू वेरी मच। कोई और एग्जाम्पल? वैसे आप आगे भी आ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, कोई और रिस्क? ये इन्होंने क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रिस्क बताया, ये बिल्कुल सही बात है। एक और रिस्क आप लोगों के हिसाब से अगर कोई है तो बताएं। क्या हो सकता है? इतने सारे रिस्क है, फूड के एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, किस बैच के हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, फाइनल ईयर के? फूड से बता दें। तो अब जो आप बात करेंगे, देखा जाए तो वो 2 स्कोप को कवर करती है। क्या क्वालिटी पर ये होता है कि स्किल है सेफ्टी पे जाएगा, ये सेफ्टी पे जाएगा, एनवायरमेंट पे नहीं जाएगा, सेफ्टी पे जाएगा। एनवायरमेंट पे इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से किसी की कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों से एनवायरमेंट के हवाले से बहुत बहुत थोड़ी बात कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद हूँ बेसिकली एनवायरमेंट का एक्सपर्ट, लेकिन मैं बहुत आप लोगों से थोड़ी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि आपके पास एक सेफ्टी रिस्क है, फॉलिंग हैजर्ड है, ट्रिपिंग। एक्सीलेंट। चलें, ये भी एक जबरदस्त सवाल है। एनवायरमेंटल रिस्क में हम क्या क्या देखते हैं? हमारा एनवायरमेंट, इस वक्त हम जिस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, ये क्लोज एनवायरमेंट है, फ्रेश एयर सर्कुलेट हो रही है, रिस्क है, शॉर्टनेस हो सकती है ब्रीथिंग की, और देर तक अगर मैं ऐसे ही आप जैसे 6-8 लोग और लाके बिठा दूं तो यहाँ क्या होगा, सफोकेशन होगी। रिस्क जब हम बात कर रहे होते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसके अंदर अगर सिर्फ मैं इस एक स्लाइड को रोक लूं और कम से कम भी हम 2.5-3 घंटे भी बात करें ना, तो भी हमारी वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। रिस्क इतने तरह के, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर ये फैन गिर सकता है, ये भी एक रिस्क है, सेफ्टी का एक रिस्क है, सेफ्टी का एक रिस्क है। नहीं हम अब देखें, अब हम सिर्फ रिस्क पे बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मैं ये बार बार ये तार लेके अपने साथ घूम रहा हूँ, है ना, ये रिस्क है ना। मैं आप देखिए कि मूव होते हुए सबसे पहले मैं क्या चीज मेक श्योर कर रहा हूँ, इस तार को कि ये मेरे पाँव में उलझ के फॉलिंग हैजर्ड ना हो, फॉलिंग हैजर्ड ना हो। इलेक्ट्रिक यूज हो रही है या फायर रिस्क है, इतने सारे रिस्क तो मैंने बता दिया, आप लोग सोच ही नहीं रहे थोड़ा सा। ये पानी वानी का ब्रेक तो आप लोग को, चाय तो आप लोग पीते नहीं है, तो फिर क्लियर है, क्लियर। अब थोड़ा सा स्कोप क्लियर हो, ये रिस्क असेसमेंट हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको रिस्क को समझना, वहां के रिस्क अलग होते हैं, ठीक है ना। इसकी एक एग्जाम्पल मैं देते हुए आगे बढ़ूंगा। फूड के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है हमारे, सॉरी, क्रॉस कंटेमिनेशन, जिसको हम जैसे गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की जबान में पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ, दिस इज वन ऑफ द रिस्क, माइक्रोबियल रिस्क है। बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, इतने सारे रिस्क तो जहन में आप लोग के हर वक्त रहते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। चले, खैर, तो ये क्लैरिटी हुई
रिस्क असेसमेंट पे क्लैरिटी हुई। ये जिन टॉपिक्स पे मुझे पता है कि आपको बात करने में ज्यादा से ज्यादा डेप्थ हो, जिनको स्टैंडर्ड्स में ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, हम उस रिस्क के ऊपर ज्यादा, हम उन चीजों पे ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कोई सवाल? जी। हाईएस्ट रिस्क आपका हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हाईएस्ट रिस्क। हाईएस्ट रिस्क देखो, हम अगर सेफ्टी में बात करें तो हाईएस्ट रिस्क वो हो सकता है जिससे फेटालिटी का खतरा हो, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी, फेटालिटी, ये हमारा हाईएस्ट रिस्क है। अच्छा, अब हाईएस्ट रिस्क के ऊपर अब ये बात बहुत दूर निकल जाएगी, कि फिर हम रिस्क के कंट्रोल पे चले जाते हैं, कि रिस्क के बाद कंट्रोल मैट्रिक्स आ जाते हैं, कि रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो अब रिस्क को कर लिया, बस डॉक्यूमेंट में लिख के छोड़ देंगे, नहीं, उसके बाद हम उसके ऊपर कंट्रोल अप्लाई करते हैं। कंट्रोल्स क्या होता है कि अब हम इस चेक पॉइंट्स को, जिसको अगर आप लोग फूड वाले इसको हैजर्ड कहते हैं, हैजर्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वो क्या होता है? तो यही तो होता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंटर्स को आपने डिफाइन करना होता है, उसके बाद फिर आप उसको रोकेंगे। अब सिर्फ ये है कि फूड सेफ्टी उसको हैजर्ड कह रहा होता है, हम उसको उसमें हेरा के अंदर इसका असेसमेंट में डाल के कंट्रोल उसमें डाल देते हैं। डिपेंड, जैसे उन्होंने पूछा ना कि हाईएस्ट रिस्क क्या है, तो सेफ्टी का हाईएस्ट रिस्क फैटेलिटी है, सेफ्टी का हाईएस्ट रिस्क फैटेलिटी है, मर गए। और हाईएस्ट रिस्क क्या होता है? माइनर रिस्क ये कि मैं गिरूंगा हल्का सा, बस चोट नहीं लगी, ठीक है, या जैसे ये माइनर डिस्कम्फर्ट, हाँ माइनर डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट, जैसे अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ से ये गिरता है, ठीक है, ये गिरा, इससे ना किसी को चोट लगी, ना ये टूटा, या कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये क्या है? रिस्क है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखना कि लाइवलीहुड, कि इसके चांसेस कितने हैं, मेरे गिरने के चांसेस कितने ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसके गिरने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज्यादा है, इसके गिरने के चांसेस कितने हैं। ज्यादा कम है। अब ये डाटा कहाँ से आता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन या प्रीवियस आपकी गैम्बा वॉक, आपके रिकॉर्ड्स, इंसिडेंट की फाइल्स। ऐसे थोड़ी आप गए, आपने देखा हाँ ये पक्का गिर जाएगा, तो भाई कैसे गिर जाएगा? पिछले 50 साल में अगर वो एक दफा भी नहीं गिरा तो उसकी लाइवलीहुड क्या है? अनलाइकली। अगर 50 साल में एक दफा एक इंसिडेंट हुआ, 20 साल में एक दफा एक इंसिडेंट हुआ, तो वो क्या है? वेरी अनलाइकली है। लेकिन मैंने कहा कि मैं जो है ना, मुझे बताया कि सर ये जो यहाँ पे जो है ना, जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी रोजाना उंगली कट रही होगी किसी न किसी की, इसका क्या मतलब है कि ये क्या है? वेरी रोजाना की बुनियाद पर मुझे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वेरी लाइकली है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या है? कट आ रहा है, चलो ठीक है, रोजाना पट्टी लगा के दे रहे हैं, लेकिन उसके होने के चांसेस कितने हैं? बहुत ज्यादा है। तो सॉरी, अगर एक बार 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 हर दिन उठी जाए तो हो जाए कि कंफर्ट की रहती है, तो वो मीडियम आ जाती है। यस। और उसके बाद अब हम वहां पे क्या करेंगे? इस गिरने को कंट्रोल करें ना करें, लेकिन उस कटने को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग समझ रहे हैं? और कोई सवाल? क्लैरिटी आ रही है? ये इसलिए देखें, ये टॉपिक आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। आप इस एक स्लाइड को सिर्फ स्लाइड ना समझे, ये आपका हैजर्ड से रिलेटेड या रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड एक पूरी बेस है। इस बेस को जब आपकी समझ में आ जाता है तो आप इसको एनवायरनमेंट में अप्लाई करें, आप इसको क्वालिटी में अप्लाई करें, इसको सेफ्टी में अप्लाई करें, इसको हैजर्ड पे ले जाएं, आपके लिए क्या है? आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है, सिवियरिटी चेक करनी है और लाइवलीहुड चेक करना है कि इस गिरने से, मतलब मैं यहाँ से गिरूंगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। चोट लगने की नौयत, बहुत कम है। सर फट सकता है, नहीं, नहीं फट सकता, क्यों? स्मूथ वे हट सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीड भी कर सकती है। सॉरी, हाँ, इंजरी, कोई कटवट, एंकल्स, एंकल्स नहीं आएगा या वो फिर वो, अब ये वो पूरी साइज हो जाएगी कि किस एंगल से गिरेंगे, किधर चोट लगेगी, लेकिन इंजरी का चांसेस आप बिल्कुल नेग्लिजेंस में नहीं डाल सकते। आपको थोड़ा बहुत लाइटली के अंदर नेग्लिजेंस में आपको कम से कम मॉडरेट या सिग्निफिकेंट लेवल तक देना होगा, इंजरी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ट्रिपिंग हैजर्ड का सबसे बड़ा मसला ये है, फॉलिंग एंड ट्रिपिंग हैजर्ड में आप इंजरी को वो नहीं कर सकते,
फिर कितनी इंजरी आएगी? इसका स्पेस बहुत कम होगा, तो यहाँ पे अगर सब स्पेस होती वहाँ से सारा चांसेस हो सकता है मैंने जूते ऐसे पहने हो जो मुझे गिरने ना दें। होते हैं। ग्रिप शूज होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप होती है, आप जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर? या इस पे और बात करनी है? सफिशिएंट है या इस पे हम और बात करें? राइट भी, This was also a risk. यस, दिस इज अ बिग रिस्क। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा? नहीं चलेगा ना। हाँ, और आप लोग कर नहीं सकते थे। 5 मिनट का 1 मिनट ब्रेक लें। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, इनको भी बोलो जरा, हम ब्रेक ले।